हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया बच्चों। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम दो वीडियोस कर चुके हैं, दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं। ये लेक्चर देखने से पहले यू मस्ट वॉच दोज टू वीडियोस, अदरवाइज ये लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब ये जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं ना, जो नेक्स्ट जो वीडियोस आती है उसमें पिछली वीडियोस देख कर आया करो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर नंबर 2 पहले देख कर आइए, उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, नाउ देखो, आज हम शुरू करते हैं जल्दी फटाफट। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा, कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड करंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो करेंगे। और उसके बाद वी विल स्टडी व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। राइट, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर जाता है। राइट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन मैं इस यहां पर कर रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज एनी कंडक्टर। अब कंडक्टर तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम कंडक्टर को क्या मानते हैं? हम एक वायर मानते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कंडक्टर दिया हुआ है ना, तो हम क्या समझते हैं उसको, कि वो एक वायर की बात कर रहे हैं। और जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। वायर इज टेकन एज सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल ही होता है, सबको पता है। तो अगर हम ये मान लें कि ये कंडक्टर है, ये कोई वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होता है उसका मतलब होता है कि वो जो वायर है वो कितना थिक है और कितना थिन है। तो उसकी थिकनेस कहां से पता चलेगी? यहां से पता चलेगी ना, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। राइट, तो यहीं से वो करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट निकल जाता है। मान लो ये वायर है, ये वायर है, तो करंट एंटर कहां से करेगा? कोई बीच में से थोड़ी घुस जाएगा। करंट एंटर कहां से करेगा? यहां से करेगा ना। ऐसे करंट जा रहा है, कहीं से कनेक्टेड है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहां से कहीं से कनेक्टेड है बैटरी से, तो करंट तो यहीं एंटर करेगा ना पहले। तो ये क्या है? दिस इज क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है। राइट, तो ये मैंने बना दिया, दिस इज क्रॉस सेक्शन, दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है। कितना करंट है? 0.2 एम्पियर। ओके, नाउ इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए वो करंट फ्लो करता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं बता चुका हूं कि जो सबसे पहले जो गिवन होता है पहले वो लिख लेते हैं। यहां पर क्या क्या गिवन है? हमें करंट गिवन है 0.2 एम्पियर, हमें टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया, करंट बंद हो गया। नाउ क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन। अब 30 सेकेंड्स के लिए अगर 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो कितना चार्ज फ्लो कर गया? उस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर गया? अब नाउ हम डेफिनेशन पर जाते हैं। करंट होता क्या था? मैंने बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है, दैट इज कॉल्ड करंट। तो हमें वही चार्ज फाइंड आउट करना है कि 30 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है ना? 30 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो कर गया। राइट, तो वहां से हमें चार्ज निकालना आ जाता है। कहां से आ जाता है? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन टी। Q अपॉन टी, याद आया कुछ? करंट का फॉर्मूला है Q अपॉन टी। अब I कितना दिया हुआ है? करंट कितना है? 0.2। Q हमें फाइंड आउट करना है, Q इज चार्ज, और टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स।
टाइम 30 सेकेंड्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू 30 इंटू 0.2। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव यू द चार्ज इन कूलम। बात समझ में आ गई? चलो देख लेते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 6 कूलम, 6 कूलम चार्ज आ गया। तो मींस कि इस कंडक्टर में, सुनना ध्यान से, इस कंडक्टर में ये छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया ले लिया, छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया। इस पोर्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 30 सेकेंड्स में? हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग इन 30 सेकेंड्स? 6 कूलम। तो जब 30 सेकेंड्स में 6 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां से कितना करंट बन रहा है? 0.2 एम्पियर का करंट बन रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, चलो आगे पूछते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल? इस टाइम इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? अब देखो 6 कूलम का चार्ज है, चार्ज किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आएगा ना। हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैन आल्सो बी कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज भी होगा, तो हम ये बोलते हैं ना कि चार्ज फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं ना कंडक्टर में, उन्हीं की वजह से करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना एक चार्ज होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हमें वही बताना है कि अगर 6 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो 6 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना कि 6 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया इस कंडक्टर में, 6 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। दैट मींस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू NE। जिस भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Q इक्वल्स टू NE। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। तो वी हैव टोटल चार्ज इक्वल्स टू 6 कूलम, तो यहां पर चार्ज की जगह Q की जगह 6 रख देंगे। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N की जगह N रहने दो, ये हमें फाइंड आउट करना है। E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? N की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो N की वैल्यू आ जाएगी। तो N इज इक्वल टू 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर हो गया? अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है वो समझो। ये जो माइनस 19 पावर है ये ऊपर जाएगी तो प्लस 19 बन जाएगी, ठीक है, इसे ऊपर ले जाते हैं पहले। N इज इक्वल टू 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहां से 1.6 है, पॉइंट हटाते हैं, ऊपर एक और 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हमने हटाया, यहां पर एक और 10 आ गया, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? अब 20 हो जाएगी। तो N इज इक्वल टू 6 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 20। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो 6 अपॉन 16 है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी कुछ डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, देखते हैं क्या आता है। इसे रब कर रहा हूं मैं। तो 6 अपॉन 16 मतलब हमें 6 को 16 से डिवाइड करना है, कितना आना चाहिए? 0.3 समथिंग आएगा, 0.3। 42 12 120। यहां से क्या आया? N इज इक्वल टू 0.3, दैट विल गिव 0.3
0.3 इंटू 10⁻20, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.3। एक डेसिमल और लगा लेते हैं इसमें, एक डेसिमल और लगा लेते हैं तो ये 60 बना 127 7 कर लेते हैं। 0.37 इंटू 10⁻20 ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ये जो पॉइंट है ये 3 के बाद आना चाहिए। अब ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये 3 के बाद आना चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है तो मतलब ये पॉइंट राइट में शिफ्ट होना चाहिए, ये पॉइंट राइट में शिफ्ट होना चाहिए 1 डिजिट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यहां पर हम 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट राइट में शिफ्ट करना है। अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम 10 से डिवाइड भी कर देते हैं, मैथ्स में ऐसा ही होता है ना, अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो ये जब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 3.7। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.7 बन जाएगा और ये वाला जो पार्ट है 10⁻20 ऐसे ही रहेगा अपॉन ये 10 जो है वो ऐसे ही रहेगा। 10⁻20 है, नीचे एक 10 है तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो यहां 10⁻19 रह जाएगा। 3.7 इंटू 10⁻19, हाँ 19, बस इतना रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, अब देखो ये आंसर आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, ये डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि 3.7 क्यों आ रहा है 3.7, जबकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेसिमल में, पॉइंट में ट्रांसफर नहीं होते, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते। तो ये पॉइंट में कैसे आ गया, ये बच्चों पॉइंट में नहीं आया। आगे देखो 10⁻19 लिखा हुआ है, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 10⁻19 से, 10⁻19 का क्या मतलब है कि 10 के आगे 19 जीरो है, 19 जीरोस हैं। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। भाई अगर हम ऐसा होता है 3.7 है और 10⁻4 है मान लो, अब 19 नहीं लिखूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 10⁻4 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, 10⁻4 है ना, तो मतलब 10,000 है। अब ये जो डेसिमल है वो 1 2 4 डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसी मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर 1 2 3 4, ये आंसर आएगा 37,000 आंसर आएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात ना? तो इसमें तो कहीं पॉइंट नहीं है, इसमें तो कहीं पॉइंट नहीं है, आ गया ना पूरा होल नंबर में, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि जीरोस बहुत ज्यादा है, 19 जीरोस है, तो उसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ये पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है, ये होल नंबर ही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पढ़ो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट है हमारा n electrons flow through a conductor in time t, मतलब कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और t टाइम है। इसमें हमें कोई नंबर्स नहीं दिए हुए एक्चुअली, अब ठीक है, इसमें हमें कोई नंबर। अच्छा एक चीज मुझे और बतानी है, जैसे मान लो 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ना, बिल्कुल नहीं। 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है ना तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अभी देख लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स,
फ्लो करते हैं। अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज कितना 1, एन हमें फाइंड आउट करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एन फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19, ये ऊपर जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गई, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन 16। अब 1 अपॉन 16 को हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा वो जो भी आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है 10 टू द पावर 20 से मतलब है, 10 टू द पावर 20 से मतलब है। दैट मींस कि 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 10 टू द पावर 20, पता नहीं कितने हो जाएंगे, करोड़ों अरबों, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तब 1 कूलम का चार्ज बनता है। किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो दैट मींस इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 10 टू द पावर 20 ऑलमोस्ट, ठीक है, ये मतलब होता है ना। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। N electrons flow through a conductor in time t. Write an expression for the current. सिंपल है, करंट का फॉर्मूला हम बेसिक को पकड़ के चलते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये होता है ना। अब Q यहां पर क्या है हम नहीं जानते, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, N इलेक्ट्रॉन्स हैं जो T टाइम के लिए फ्लो करते हैं। अब ये T टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटा 4 घंटा कुछ भी हो सकता है, और ये N भी कुछ भी हो सकता है, N इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 10 टू द पावर 19 10 टू द पावर 20 24 कुछ भी हो सकता है। बोलो कहानी समझ में आ रही है। अब यहां पर Q का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज Ne। Q का क्या फॉर्मूला होता है Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q की जगह हम Ne लिख देते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Ne, Q की जगह हमने Ne लिख दिया अपॉन T। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सबको, ओके बस ये हो गया, यही तो क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, Q की जगह Ne रख दो बस, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से हमें दिया हुआ है कि N इलेक्ट्रॉन्स हैं T टाइम के लिए फ्लो करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम Q की जगह Ne रख सकते हैं ना, N आ गया ना इसमें, मतलब हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें T भी आए और N भी आ जाए, और वो करंट का फॉर्मूला होना चाहिए। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हम Q को Ne लिख सकते हैं ना, तो जो रिक्वायर्ड है वो हमने लिख दिया, दैट्स इट। देखो ध्यान से, ओके। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power -7 कूलम। ओके, इतना चार्ज है उसके ऊपर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एक पॉलिथीन पीस है और एक हमारा वूल है, तो वूल को पॉलिथीन से हमने ऐसे रब किया तो क्या होगा, वही स्केल और हेयर वाला एग्जांपल। तो किसी भी चीज को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसी की वजह से चार्ज हो जाएगी बॉडीज। मान लो पॉलिथीन से निकलकर वूल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉलिथीन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो पॉलिथीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ कि वूल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और पॉलिथीन के अंदर जा रहे हैं, पॉलिथीन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या निकाला यहां से कि पॉलिथीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। बोलो कहानी समझ में आई। अब इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन के अंदर जा रहे हैं तो पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
दैट मीन्स हमें Q दिया हुआ है, Q हमें कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁻⁻ C कूलम, -7 कूलम, ये हमें Q गिवन है। ओके, अच्छा अब क्या करना है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, मतलब वूल से कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन में चले गए, ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, जल्दी बोलो कौन सा लगाएंगे, Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE। हमें अब N फाइंड आउट करना है, N, Q कितना है 3 × 10⁻⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, इतना है Q चार्ज, इज इक्वल टू N फाइंड आउट करना है, E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 10⁻⁻19। ओके, N की वैल्यू कैसे आएगी, ये पूरा नीचे ले जाओ डिवाइड में, N इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 10⁻⁻19। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो क्या, या मुझे करना पड़ेगा, कर लेना, ठीक है। एक स्टेप मैं बता देता हूं, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 10 आ गया, तो ये -7 और ये 10⁻1, तो -7 + 1, भाई ये तो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में तो ज्यादा नहीं घुसेंगे, इतना पता होगा सबको। 10⁻1 है, यहाँ 10⁻⁻7 है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -7 + 1 कितना होता है -6, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन नीचे क्या बचा 16 × 10⁻⁻19, 16। अभी जो 10⁻⁻19 है इसे ऊपर ले जाते हैं तो 9 माइनस हट जाएगा, सिर्फ 19 बच जाएगा, इंटू 10⁻19। बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, वो आपको करना है। चलो एक स्टेप और बता देता हूं, बच्चे कहां करते हैं कुछ, हैं सबको टीचर को ही करना पड़ता है, एग्जाम भी हमें दिया है। 10⁻19 एंड 10⁻⁻6, अगेन क्या होगा 19 - 6 कितना, 19 - 6 13, 10⁻13, तो 3/16 × 10⁻13, इतना मैंने कर दिया भाई। अब ये सॉल्व कर लेना, डेसिमल में कुछ आ जाएगा और 10⁻13 ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वूल से पॉलिथीन में। 10⁻13 भी बहुत ज्यादा है, ये भी पता नहीं कितना करोड़ों अरबों है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स में पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना उसके ऊपर अगर 2-3 न्यूमेरिकल्स कर ले तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वैसे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैक एक्सरसाइज और वो इंडेक्स क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि जो टॉपिक मैंने कराया उसके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूं 2-4, तो समझ में आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ वायर इफ 1500 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू इट इन 5 मिनट्स। अगेन वही है, ये कोई कंडक्टर है हमारा, 1500 चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा है, 1500 कूलम का चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा है 5 मिनट के लिए, तो हमें करंट बताना है। I इज इक्वल टू Q/T, Q कितना है 1500 है, T कितना है 5 मिनट्स है, तो I इज इक्वल टू 1500/5। क्लियर हो गया, सही है गलत है, क्या गलत है, टाइम इज गिवन इन मिनट्स, टाइम जो है कहां गया, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो टाइम को पहले सेकंड्स में चेंज करेंगे भाई, एसआई यूनिट में चेंज करना होता है सारी चीजों को। जो चार्ज है वो तो कूलम में दिया हुआ है,
तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो तो कूलम ही होती है, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स को पहले सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये इसे हटाओ। तो 5 मिनट्स में रफ में कर सकते हो, 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स, 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है, 300। 5 मिनट्स में 300 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस अब रख दो 1500 अपॉन 300। तो जो भी आंसर आएगा, आई थिंक आंसर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गई, तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1500 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हो ना, माइंड में जा रहा है ना, माइंड और ब्रेन दोनों में, दिमाग में और मन में, दोनों में जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पीरियड में चार्ज फ्लो कर रहा है। हर समय तो हम पंखा नहीं चलाते ना, हर समय हम कूलर नहीं चलाते, 1-2 घंटा या 10 घंटा या 8 घंटा चलाया तो फिर बंद कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, दैट मींस कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको ऐसे समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हम करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और क्लोज्ड पाथ में ही करंट फ्लो करेगा। देखो यहां पर कहीं है नहीं, वैसे देखो, एक प्लग होता है, सॉकेट होता है, उसमें हमने लगाया, ठीक है, प्लग लगाया और स्विच ऑन कर दिया। 2 वायर्स जाती हैं, 2 होते हैं ना, इस तरह से हमारा कुछ स्विच होता है ना, सॉकेट होता है। तो एक वायर इधर, एक वायर इधर, ये अर्थ का पॉइंट होता है, इसको रहने दो। तो मेन तो 2 वायर्स होते हैं, ये 2 वायर्स किसी फैन से कनेक्टेड हैं, हमने स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, फैन चलने लगा, ठीक है। ये 2 वायर्स जा रही हैं, ये हमारा फैन है, ठीक है, फैन रोटेट करेगा ऐसे। तो ये क्या है, ये सर्किट बन गया। अब इसे हम अगर ब्रेक कर दें बीच में, कैंची से काट दें वायर को, तब क्या पंखा चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। एक कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए जिसमें चार्ज फ्लो कर सके, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस पाथ नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कंटिन्यूअस पाथ किसका, कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का होना चाहिए। तो अगर हम मान लो बीच में से इसको ब्रेक भी ना करें, इसको ब्रेक ना करें और बीच में कोई इंसुलेटर लगा दें, कोई वुडन पीस, ड्राई वुडन पीस लगा दे, कोई प्लास्टिक का पीस लगा दे, यहां पर ये हमने क्या लगा दिया, प्लास्टिक लगा दिया, माइका लगा दिया, कोई भी इंसुलेटर लगा दिया, तब भी क्या होगा, फैन नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्यों, बीच में क्या आ गया, बीच में इंसुलेटर आ गया। अब जो कंटिन्यूटी थी पाथ की वो ब्रेक हो गई, ठीक है। तो हम किस तरह से, ये तो एक वैसा हो गया समझाने के लिए। तो क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या, क्लोज्ड पाथ in which electric current flows, closed path in which electric current flows, that is called electric circuit. Okay, अच्छा, अभी दिमाग में आया, कभी कभी क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे ना, करंट की वैल्यू मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर दे सकते हैं। वैसे एम्पियर तो एसआई यूनिट होती है, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है कि 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मिली का मतलब क्या है, 10⁻³
मिली का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा। हमें एम्पियर में चेंज करना है ना ऐसा यूनिट में, तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है 2 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर माइनस 6। ये नोट डाउन कर लो, ओके। तो अब देखो 10 की पावर माइनस 6 है, 10 की पावर माइनस 3 है, तो बहुत कम वैल्यू है करंट की, बहुत कम वैल्यू है, बहुत लो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो ये सर्किट हो गया, डेफिनेशन हो गई। इसका एक सिंपल सा डायग्राम अगर बनाएं तो व्हाट इज दैट, एक हमने वोल्टेज सोर्स लिया, ये बैटरी हो गई, ये वायर्स हो गए, ओके। ये मान लो बल्ब हो गया, यहां पर हम एक की लगा देते हैं या स्विच लगा देते हैं। की और स्विच का एक ही काम होता है, ऑन ऑफ करने का काम होता है, बताइए सबको, ठीक है। ये स्विच है विच इज क्लोज्ड, ओपन स्विच नहीं है, क्लोज्ड स्विच है। ये क्या है, ये बैटरी है, दिस इज बैटरी, दीज आर द वायर्स, और ये बल्ब है तो बल्ब ग्लो करेगा। ये एक सिंपल सा सर्किट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे बैटरी है, स्विच है, वायर्स हैं, बल्ब है। इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड इन अ सर्किट। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन्हीं से मिलके ये सर्किट बनेगा, इनके बिना सर्किट नहीं बन सकता। भाई बैटरी तो लाओगे ना कहीं से, वायर्स भी लगानी पड़ेगी, बल्ब भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और इनके कुछ अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th या 9th में, 9th में तो नहीं 8th में पढ़ा होगा शायद, या 7th और 8th में पढ़ा होगा। इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, बुक में दिया हुआ है, कुछ दो चार मैं बना देता हूं, देखो क्या है। जैसे बैटरी का तो ये सिंबल होता है तो सबको पता है। स्विच जो होता है, ये जो स्विच लगाते हैं ना, हम ऑन ऑफ करते हैं, तो इनका हम डायग्रामेटिकली कैसे सिंबल बनाते हैं, ये हो गया क्लोज्ड स्विच, ठीक है, और ये हो गया ओपन स्विच। तो अगर हम यहां पर ओपन स्विच बनाएं तो सर्किट ब्रेक हो गया। ओपन स्विच मतलब क्या, ऑफ कंडीशन में, ठीक है, ऑफ कंडीशन में। अब स्विच ऑफ है तो कुछ चलेगा थोड़ी, तो ये ग्लो नहीं करेगा, दिस विल नॉट ग्लो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे फिर हम रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं, तो जब पढ़ेंगे तब उसका सिंबल बताऊंगा। बाकी सब यही है, बैटरी है, क्लोज स्विच है, ओपन स्विच है। इसकी जगह हमें एक की भी यूज कर सकते हैं। 11th-12th क्लास में आओगे ना तो कुछ इलेक्ट्रिकल से बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें कीज होती हैं, ऐसे उसको टाइट करते हैं तब वो सर्किट क्लोज हो जाता है। तो अगर की हम सिंबल यूज करें की का, तो ये की ऐसे ब्रैकेट जैसे लगाते हैं ना, ये हो जाएगी ओपन की, और ये बीच में डॉट लगा दिया तो ये हो जाएगी क्लोज्ड की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहां पर मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर, शक्ति, ताकत, यही सब होता है ना पोटेंशियल का मतलब। तो यहां पर हम पोटेंशियल को कैसे समझेंगे, हम बात करते हैं कि एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दे विल ऐसे मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 की पावर 20, 24, 10 की पावर 15, करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सभी चल रहे हैं एक साथ। तो उसमें आपस में कुछ टकराते भी होंगे, कोलिजन भी होता होगा, रिपल्शन भी होता होगा, और जो आयंस बनते हैं उनके साथ अट्रैक्शन भी होता होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उनमें कोलिजन, रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये फोर्सेस, अट्रैक्शन किसके साथ, आयंस के साथ, जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री नहीं है जाने के लिए, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। बोलो समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ्री नहीं होता मूव करने के लिए, उसके ऊपर रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये सब लग रहा है। तो हमें जबरदस्ती उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है, और वो फोर्स कौन लगाता है, बैटरी या कोई वोल्टेज सोर्स। बताया था पिछले लेक्चर में। फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो हमें जबरदस्ती उसको क्या करना है, धकेलना है, चल आगे चल, ऐसे होता है, ठीक है। अब दैट मीन्स कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बैटरी फोर्स लगा रही है, वो इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स भी लग रही है। दैट मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात, बात समझ में आ रही है। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां तक लेकर जाना है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसको, और फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स कौन लगा रहा है, बैटरी लगा रही है। अगर मैं बोलता हूं ना कि फोर्स लगा रहे हैं हम, तो हम नहीं, उसको बैटरी समझो, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो दैट मींस वी आर डूइंग सम वर्क ऑन इट, ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जितना हम वर्क कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge, in moving an electron is called electric potential। कुछ पकड़ में आई बात, नहीं आई? ये कोई चार्ज है, अब ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है। और हमें इस चार्ज को यहां तक लेकर आना है, ये है कोई पोर्शन है, यहां तक लेकर आना है। ये चार्ज काफी दूर है, दूर का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर है, मतलब उसकी रेंज बहुत है, काफी वहां से पकड़ के लेकर आना है। बहुत मान लो लंबा कंडक्टर है या बहुत दूर है वो, वहां से उसको खींच कर लाना है चार्ज को इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि कहीं हमें स्पेस पर, मून में या सन के ऊपर जाना है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वो बहुत दूर है, हमारी पहुंच से काफी दूर है, तो वहां से उसको पकड़ के खींच के लाना है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, राइट। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है, इट इज एट इन्फिनिटी। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से हमें यहां तक लेकर आना है, टू पॉइंट ए। तो यहां से यहां तक लेकर आने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। चल भाई हमारे साथ आ, वर्क करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो रही है बात। तो जितना वर्क होगा, अब वर्क तो जूल्स में ही होता है ना, तो जितना जूल्स वर्क होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving
अ चार्ज, अब यहां पर चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ये पॉइंट है ए, ये इंफिनिटी है, यहां से उठाकर यहां पर लेकर जाना है, तो कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर या चार्ज के ऊपर, तब जाकर वो यहां पहुंचेगा। तो जितना हम वर्क करेंगे, मान लो हमने 10 जूल्स वर्क किया या 20 जूल्स वर्क किया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट्स। वोल्ट्स उसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अगर मान लें हमने 50 जूल्स वर्क किया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 50 वोल्ट्स, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट द वोल्टेज, वोल्टेज की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में होता है। यहां पर दो पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है, यहां पर एक ही पॉइंट है। ये तो पॉइंट हम जानते हैं कहां पर है, ये नहीं जानते क्योंकि इंफिनिटी इसलिए लिखा हुआ है। वो जो दूसरा पॉइंट है ना, वो हम नहीं जानते कहां पर है, इस पॉइंट को जानते हैं, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।